Given the existence of 20 amino acid but only 4 bases, groups of several nucleotides must somehow specify a given amino acid. तो हमारे पास सिर्फ 20 अम्यूनो एसिड्स होते हैं, लेकिन 4 क्या है, बेसिस प्रेजेंट है. तो ये जो ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड्स के, ये किस तरीके से कुछ स्पेसिफाई करते होंगे अम्यूनो एसिड्स को. सो ग्रुप ऑफ 2 हाउएवर वुड स्पेसिफाई ओनली 16, दैट इज़ 4 into 4 अम्यूनो एसिड. So from 1954, the start of serious thinking about what the genetic code might be like, most attention was given to how triplets, that group of 3, might work. Even though they obviously could provide more permutation, that's 4 into 4 into 4, than needed. Each amino acid has specified by only a single triplet. तो अगर हमने मतलब अब यार हमें इतना पता है कि 20 अम्यूनो एसिड्स हैं और हमारे पास 4 बेसेस हैं, तो हम किस तरीके से, मतलब अगर हम 4 into 4 कर रहे हैं तो हमारे पास 16 अम्यूनो एसिड आ रहे हैं, तो एक किस तरीके से जो है ये जेनेटिक कोड जो है अम्यूनो एसिड्स को बना रहे होंगे. सो द अजम्पशन ऑफ कोलिनियर वाज देन वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें जो अजम्पशन था कोलिनियर का वो हमारे सामने आया. उससे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या दिया है. तो हमें यहाँ पे दिया है, हमें कंपैरिजन दिया है जो बेस कंपोजिशन है एंजाइमेटिकली जो सिंथेसाइज किया है आरएनए को बेस कंपोजिशन के साथ डबल हेलिक्स के डीएनए टेम्पलेट की वो. तो अब एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन और इनकी जो हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ये और ये है. मतलब उनकी ऑब्जर्व वैल्यू 1.86 है और डीएनए में वो 1.84 होती हैं. तो इस तरीके से ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, है ना. तो ये हो गया, मतलब ये आरएनए की है और ये डीएनए में ये है इसकी कंपोजिशन. तो वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. नाउ ये जो हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है आरएनए सिंथेसिस को न्यूक्लियस एंड मूव टू द साइटोप्लाज्म. तो ये जो ऑटो रेडियोग्राफ है ये हमको दिखाया हुआ है एक सिल्वर इमल्शन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आरएनए है वो क्या हुआ है, न्यूली मेड वर फाउंड विद इन. ये जो है ये कहाँ पे ये जो है ये आरएनए पहले न्यूक्लियस में और उसके बाद क्या है पूरे साइटोप्लाज्म में ये मिल रहे हैं. 12 मिनट के बाद ये पूरे साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं. तो ये है, ठीक है. अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं. सो इट हेल्ड दैट अ सक्सेसिव ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोंग अ डीएनए चेन कोड फॉर सक्सेसिव अम्यूनो एसिड्स अलोंग अ गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये जो सक्सेसिव अम्यूनो एसिड है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्या हो रहे हैं, सक्सेसिवली आ रहे हैं. सो दैट कोलिनियरिटी डज इन फैक्ट एग्जिस्ट वाज शोन बाय एलिगेंट म्यूटेशनल एनालिसिस ऑन बैक्टीरियल प्रोटीन. तो ये जो कोलिनियर है ये क्या है, ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये शो करता है कि जो एलिगेंट म्यूटेशनल एनालिसिस है बैक्टीरियल प्रोटीन का वो कैरी आउट हुआ. तो इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, एक हैं चार्ल्स येनोफ्स्काई और दूसरे हैं सेडने ब्रेनर. सो इन्होंने इक्वली इम्पॉर्टेंट वर द जेनेटिक एनालिसिस बाय ब्रेन एंड क्रिक. तो इन ब्रेनर ने और क्रिक ने जो क्या है एक एनालिसिस किया इन 1961 में. फर्स्ट इस्टेब्लिश दैट ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड आर यूज टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल अम्यूनो एसिड. तो इन्होंने बताया कि जो 6 क्या है 6 इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं इंडिविजुअल अम्यूनो एसिड को. But which specify groups of 3 bases, that is codon determined which specific amino acid would only be learned by biochemical analysis. तो हमें इसमें स्पेसिफिक जो ग्रुप हैं जो कि 3 कोडोन्स के हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं एक स्पेसिफिक अम्यूनो एसिड को जो हम बायोकेमिकल एनालिसिस के टाइम पे हम पढ़ते हैं. द मेजर ब्रेक थ्रू कम वन मार्शल नीलनबर्ग एंड हैर्निच मेथी देन वर्किंग टुगेदर. तो अब इसका जो मेजर जो रिज़ल्ट है वो तब आया जब 2 साइंटिस्ट है, एक है नीलनबर्ग और दूसरे हैं हेनरिच. इन्होंने साथ में काम किया और 1961 में ये ऑब्ज़र्व किया
देन द एडिशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उन्होंने एक एडिशन कराया सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, दैट इज़ यूरासिल। तो यू करके उन्होंने ऐड कराया टू अ सेल फ्री सिस्टम। तो ये सेल से फ्री मतलब ये इन विट्रो सिस्टम में इन्होंने कराया। तो ये किसके कैपेबल था? ये कैपेबल था मेकिंग प्रोटीन लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो सिस्टम था ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सिंथेसिस करने के लिए क्या था? कैपेबल था। कंटेन ओनली द अम्यूनो एसिड फिनाइल एलेनिन। और ये क्या प्रोटीन कंटेन कर रहा था? ये जो था ये पॉलीपेप्टाइड एक अम्यूनो एसिड कंटेन कर रहा था जो कि था फिनाइल एलेनिन। सो द न्यूक्लियोटाइड ग्रुप यू दस मस्ट स्पेसिफाई फिनाइल एलेनिन। तो हमें ये पता चल गया कि जो ये यूरासिल है ये फिनाइल एलेनिन को क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है। यूज़ ऑफ इंक्रीजिंगली मोर कॉम्प्लेक्स डिफाइनाइट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो यूज़ है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का एज सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए रैपिडली लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोर एंड मोर कोडोन्स। तो ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को रैपिडली, जो कि क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है कोडोन्स का। सो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन completing the code was the use of polynucleotide like AGU। तो अब हमने क्या किया? पर्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंट कोडोन जो था वो कम्प्लीटली क्या कर रहा था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर रहा था, दैट इज़ AGU। हमने उसे साथ में लिया। जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट थे हरगोविंद खुराना, जो इंडियन थे, एक इंडियन अमेरिकन। तो उन्होंने क्या किया? इनको साथ में रखा। So these further defined polynucleotide were critical to test more specific set of codon। तो इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं ये क्रिटिकली क्या टेस्ट कर रहे हैं? मोर स्पेसिफिक कोडोन्स को सेट कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ द कोड इन 1966। और क्या हुआ? ये कोड जो है इनका कंप्लीशन हुआ। तो 61 में से जो 64 पॉसिबल परम्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन से जो निकले वो 64 ग्रुप निकले। ठीक है, उनमें से जो एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड थे वो मतलब वो क्या कर रहे थे? एक न्यूक्लियोटाइड के लिए कोड कर रहे थे। मतलब जो ये ट्रिपलेट थे वो एक न्यूक्लियोटाइड के लिए कोड कर रहे थे। तो वो ऐसे है कि ये है 1 2 3 4 और ये क्या है? 1 2 3 4। सो इट्स 4 into 4 यानी कि 16 ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, और हर एक ग्रुप में कितना प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। तो ये कितना हो गया? तो इट्स 64 कोडोन्स जो हैं, और इन 64 में से कितने माइनस कर देंगे हम? 3। तो ये 61 जो है ये कोडोन्स जो हैं कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए। क्योंकि ये जो 3 हमने हटाए हैं ये 3 है स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन क्या है? UAA, UGA और UAG। तो ये 3 कोडोन है। ठीक हो गया? यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये क्या है? ये आरएनए के हैं ये। ठीक है, क्योंकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह पे। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ वी हैव इस्टेब्लिशिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं डायरेक्शन प्रोटीन सिंथेसिस की। सो द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड वंस डिटरमाइंड लेड टू फर्दर क्वेश्चन अबाउट हाउ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो अब हमारे पास जेनेटिक कोड आ गए। अब जेनेटिक कोड जब हमारे पास आ गया तो फर्दर क्वेश्चन ये उठे कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये इस पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस को कैसे डायरेक्ट कर रही है। सो एज वी हैव सीन हियर एंड शेल डिस्कस इन मोर डिटेल इन चैप्टर 6 कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए की और आरएनए की वो दोनों 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करती है? सिंथेसिस करती है। बट व्हाट अबाउट द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन?
तो ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका क्या, लेकिन इट इज़ असेंबल्ड इन एन अम्यूनो टर्मिनल टू कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डायरेक्शन और द अपोजिट। तो ये जो है ये अम्यूनो टर्मिनल जो होता है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल की डायरेक्शन का। दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड इन अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट इन विच अ सेल फ्री सिस्टम वाज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब ये जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है ये एक सेल फ्री सिस्टम में हुआ, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए क्या था, यूज़ हो रहा था। तो द सेल फ्री सिस्टम वाज क्रिएटेड यूजिंग एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेच्योर रेड ब्लड सेल। तो ये जो सेल फ्री सिस्टम है ये कैसे क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ इमेच्योर जो रेड ब्लड सेल्स थी जिनको हम रेटिकुलोसाइट्स कहते थे, जो हमने रैबिट से ली, which are efficient factor for the synthesis of alpha and beta globin hemoglobin की जो सब यूनिट थी अल्फा और बीटा उसको बना रही थी। The cell free system was treated with a radioactive amino acid for a few seconds। तो हमने इस सेल फ्री जो इन विट्रो सिस्टम था हमने इसको किससे ट्रीट किया, हमने इसको रेडियो एक्टिव अम्यूनो एसिड से ट्रीट किया कुछ सेकेंड्स के लिए, लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज अ कंप्लीट ग्लोबिन चेन। तो मतलब ये टाइम कैसा था, ये कम था टाइम, मतलब पूरी ग्लोबिन की सिंथेसाइज को सिंथेसाइज करने से कम था। आफ्टर विच प्रोटीन सिंथेसिस वाज इमीडिएटली स्टॉप्ड। और इसके बाद क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल एकदम से रुक गया। सो अ ब्रीफ रेडियो एक्टिव लेबलिंग रिजाइम ऑफ दिस काइंड इज़ नोन एज प्लस और प्लस लेबलिंग तो हम इसको प्लस लेबलिंग कहते हैं, जिसमें हम पूरी रिजाइम को ही क्या करते हैं, लेबल करते हैं। सो नेक्स्ट ग्लोबिन चेन दैट हैड कंप्लीट देयर ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड प्लस लेबलिंग वर सेपरेटेड फ्रॉम इनकम्प्लीट चेन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब ये जो ग्लोबिन की चेन है जो हमने पहले लेबल कर दी थी, हम उसको ईजिली क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस चेन से जो कि इनकम्प्लीट है। सो द फुल लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड वर देन ट्रीटेड विद एन एंजाइम। उसके बाद हमने ये जो पॉलीपेप्टाइड हमें ऑब्टेन हुआ है हमने इसको ट्रीट किया प्रोटीएसेस से, जिसका नाम ट्रिप्सिन है। और वो क्या करता है, वो क्लीव करता है प्रोटीन्स को, पर्टिकुलरली पॉलीपेप्टाइड के साइड चेन पे, देयर बाय जनरेटिंग अ सीरीज ऑफ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को जनरेट करता है। इन द फाइनल स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी दैट हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच पेप्टाइड फ्रेगमेंट वाज मेजर्ड। तो फिर उसके बाद फाइनली हमको जितनी भी अमाउंट थी रेडियो एक्टिविटी की जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट में इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी वो हम मेज़र कर सकते थे। तो ये हमको दिया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल इनटू अ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। तो जो ए है उसमें हमें दिया है डिस्ट्रीब्यूशन किसका, रेडियो एक्टिविटी का शॉर्ट चेन में। और जो बी फिगर है उसमें हमको दिया है जो लेबल्ड प्लॉटेड फंक्शन पोजीशन है पॉलीपेप्टाइड की कंप्लीट चेन में। तो ये NH2 है और ये COH है। तो हमें ये हमने ये ग्राफ में पोजीशंस जो है रेडियो एक्टिविटी की वो निकाली हैं। ओके, so keep in mind that the globin chain were at various stages of completion during the period of plus. The nascent chain that had only just started to be synthesized would be unlikely to have a reach completion during the period of plus because the time plus labeling was less than time required to synthesize a complete globin chain। तो हमें ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जो ग्लोबिन चेन है वो वेरियस स्टेजेस में क्या होती है, कंप्लीशन करती है, जो इसका पीरियड होता है प्लस का उसमें। तो ये सिंथेसाइज करती है नेसेंट चेन्स को जो कि जस्ट सिंथेसाइज होना शुरू हुए हैं। और ये एक पीरियड के बाद ये क्या है, प्लस लेबलिंग जो होती है वो लेस देन जो टाइम है ग्लोबिन की वो सिंथेसाइज हो रही है। सो ऑन द अदर हैंड ग्लोबिन चेन दैट वर ऑलमोस्ट फुल लेंथ वुड बी हाईली लाइकली टू हैव रीच कंप्लीशन ड्यूरिंग द प्लस सिंथेसिस। सो
Also keep in mind that only chains that had reached full length during the time of plus were isolated एंड सब्जेक्टेड टू ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये जो फुल लेंथ में हम प्लस जो कर रहे हैं लेबलिंग, उसको हम आइसोलेट कर रहे हैं और फिर हम ट्रिप्सिन के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। इट देयरफॉर follows that trypsin generate peptide with less amount of radioactive amino acid। तो फिर ट्रिप्सिन ने वो जनरेट की पेप्टाइड चेन जो जिसमें लेस रेडियो अम्यूनो एसिड प्रेजेंट थे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल। So normalized to the size of peptide should have derived from regions of globin protein that were the first to be synthesized। तो ये जो थे ये पहले synthesize हो गए। Then we have next which is conversely peptide with the greatest amount of radioactivity should have derived from regions of the protein that were the last to be synthesized। तो हमें जो पेप्टाइड मिले वो ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी के मिले प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। सो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर शोन। तो जो रिजल्ट थे एक्सपेरिमेंट के वो ये थे कि एज यू कैन सी रेडियो एक्टिव लेवलिंग वाज लोवेस्ट फॉर पेप्टाइड। तो जो रेडियो एक्टिव लेवलिंग है वो पेप्टाइड्स के लिए लोवेस्ट होती है। अम्यूनो जो टर्मिनल रीजन होते हैं ग्लोबिन्स के, एंड ग्रेटेस्ट फॉर पेप्टाइड फॉर कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं। So we therefore conclude that the direction of protein synthesis is from amino terminal to carboxylic terminal। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो सिंथेसिस है वो अम्यूनो टर्मिनल से कार्बोक्सिलिक टर्मिनल की तरफ हो रही है, क्योंकि अम्यूनो टर्मिनल में लेबलिंग इतनी ज़्यादा है और ये फिर क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज होते जा रहे हैं। तो सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में हो रहे हैं हमें पता चल गया है यहाँ से। तो जो फर्स्ट अम्यूनो एसिड था वो इनकॉर्पोरेट हुआ था नेसेंट चेन में अम्यूनो एसिड की टर्मिनल में। सो एंड द लास्ट टू इनकॉर्पोरेट एट द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल्स, और जो लास्ट वाला था वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल्स पे इनकॉर्पोरेट होता है। नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स आर ऑल्सो इनकोडेड विद DNA। So initially it was guessed that translation of an mRNA molecule would commence at one end and finish when the entire mRNA message has been read into amino acid। तो हम ये guess कर रहे थे, हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो ट्रांसलेशन है mRNA का मॉलिक्यूल का वो एक एंड में हो रहा है, और फिर जब वो ख़त्म हो जा रहा है तो जो mRNA मैसेज कर रहा है had been read into amino acid। तो वो अम्यूनो एसिड क्या कर ले रहा है, रीड कर ले रहा है। बट इन फैक्ट ट्रांसलेशन बोथ स्टार्ट्स एंड स्टॉप एट इंटरनल पोजीशंस। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो ट्रांसलेशन है वो शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है इंटरनल पोजीशंस में। द सिग्नल्स मस्ट बी प्रेजेंट विद इन DNA। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये DNA पे प्रेजेंट होने चाहिए एंड इट्स mRNA प्रोडक्ट्स टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट ट्रांसलेशन। और जो इसके mRNA प्रोडक्ट होते हैं वो इनिशिएशन और टर्मिनेशन का काम करने चाहिए ट्रांसलेशन में। फर्स्ट टू बी वर्कड आउट वेयर द स्टॉप सिग्नल्स। तो हमें पहले ये वर्क करना है कि जो स्टॉप सिग्नल्स हैं वो कहाँ हैं। सो 3 सेपरेट कोडोन्स, तो हमारे पास 3 सेपरेट कोडोन हैं जो कि UAA, UAG एंड UG है ए है। फर्स्ट नोन एज नॉनसेंस कोडोन्स, जिनको हम नॉनसेंस कोडोन्स कहते हैं। डू नॉट डायरेक्ट द एडिशन ऑफ पर्टिकुलर अम्यूनो एसिड। तो ये किसी भी तरीके के अम्यूनो एसिड्स को ऐड नहीं करते हैं। इंस्टीड दीज कोडोन सर्व्स एज अ ट्रांसलेशनल स्टॉप सिग्नल्स। ये एक ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के एज अ सिग्नल ये यूज़ होते हैं। सो मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द वे ट्रांसलेशन स्टार्ट सिग्नल्स आर इनकोडेड। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या है ये सिग्नल्स इनकोड हुए हैं। द अम्यूनो एसिड मिथ्योनाइन स्टार्ट्स ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो जो मिथ्योनाइन होता है जिसे हम AUG कहते हैं, ये जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उन सब का स्टार्टिंग का काम करता है, इनिशिएशन का काम करता है। फॉर दिस इनिशिएटिंग मिथ्योनाइन्स ऑल्सो कोड्स फॉर मिथ्योनाइन रेसिड्यूज दैट हैव इंटरनल लोकेशंस। तो इस इनिशिएशन के साथ साथ ये मिथ्योनाइन के लिए भी
कोड करता है जो इंटरनल लोकेशंस में प्रेजेंट है। द AUG कोडोन एट विच पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट्स आर प्रिसाइडेड बाय स्पेसिफिक प्यूरीन रिच ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट सर्व्स टू अटैक mRNA टू राइबोसोम। तो ये जो AUG होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन को शुरू करते हैं कि स्पेसिफिक साइड में जो कि प्यूरीन रिच ब्लॉक होता है न्यूक्लियोटाइड का mRNA चेन से जो अटैच्ड होता है राइबोसोम के। Then we have the next, which is the array of genomics. With the elucidation of central dogma, it became clear by the mid 1960 how the genetic blueprint contained in the nucleotide sequence could determine phenotype. तो हमने जो ये सेंट्रल डोगमा पढ़ा था इससे हमें ये क्लियरली मेंशन था कि जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो कंटेन कर रहा है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का वो डिटरमाइन करता है फिनोटाइप्स को। सो दिस मेंट दैट द प्रोफाउंड इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हमें इससे क्या मिला, एक प्रोफाउंड इंसाइट मिला लिविंग थिंग्स का, एंड देयर इवोल्यूशन वुड बी रिवील्ड फ्रॉम DNA सीक्वेंस। और ये जो इनका इवोल्यूशन है ये DNA सीक्वेंस से क्या हो सकता है, पता लग सकता है। इन रिसेंट ईयर द एडवेंट ऑफ रैपिड, मतलब आज के टाइम पे जो ये रैपिडनेस है ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस मेथड हैड लेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या किया है, ये ऑटोमेटिकली DNA सीक्वेंस जो है इनको पता लगाने की हमारे पास मेथड्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म की पूरी जीनोम सीक्वेंस की को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। Even the human genome, a single copy of which is composed of more than 3 million base pair। तो अगर हम एक इंसान की बात करें, ह्यूमन जीनोम की भी बात करें, तो उसमें जो एक सिंगल कॉपी होती है वो खुद 3 मिलियन बेस पेयर्स की बनी हुई है। हैज़ इवन इलस्ट्रेटेड एंड शोड टू कंटेन मोर देन 30,000 जीन्स, जिसमें 30,000 से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। During the upcoming years, many more complete genome assemblies will be available for a broad spectrum। और आगे के आने वाले टाइम पे हमको और ज़्यादा क्या होगा, कंप्लीट जो जीनोम है असेंबलीज हैं उसकी हमें अवेलेबल होंगी एक ऑर्गेनिज्म की, इंक्लूडिंग पोपलैर, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, क्रुस्टेशिया, शी यूरसिन, फ्रॉग एंड डॉग्स, और इन सब एनिमल्स की मिला के। इन द फ्यूचर इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सटेंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंस। आगे चल के हमारे पास ये पॉसिबल क्या होगा, एक्सटेंड होगा कि हम क्या कर सकें, इंटरप्रिटेशन कर सकें इन जीनोम सीक्वेंस का बियॉन्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन एंड देयर इनकोडेड प्रोटीन। इस ये जो जीनोम है इसके आइडेंटिफिकेशन के बियॉन्ड। सो अदर क्लासेस ऑफ DNA सीक्वेंस मेडिएटेड रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम पेयरिंग, रिकॉम्बिनेशन एंड जीन रेगुलेशन। तो जो दूसरी क्लासेस हैं DNA सीक्वेंस की जो क्या कर रही है, मेडिएट कर रही है रेप्लिकेशन को या फिर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को, रिकॉम्बिनेशन को, जीन रेगुलेशन को, इट इज़ पॉसिबल टू envision a day when compared जो ये कंपैरेटिव जो DNA के सीक्वेंस का एनालिसिस है वो ये चीज़ को रिवील करता है जो ओरिजिन है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर का उसे, सच एज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि हम लैंग्वेज हमारी एक है, एज वेल एज द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल बॉडी प्लान। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव दैट द पर्पस ऑफ फोर्थ कमिंग चैप्टर इज़ टू प्रोवाइड अ फ्रेम फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ DNA फंक्शन एज टेम्पलेट फॉर बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो DNA है वो टेम्पलेट की तरीके से कैसे काम कर रहा है, जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनमें। द रिमेनिंग चैप्टर 1 इज़ पार्ट 1 रिव्यू द बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिलेवेंट टू द मेन थीम ऑफ द बुक। उसके बाद जो पार्ट 2 है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ द जीनोम, वो हमें ये डिस्क्राइब करता है कि जो जेनेटिक मटीरियल है ये फेथफुल इसका डिप्लीकेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोम, कि ये जो जीनोम है इसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो DNA को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन में।
और जो पार्ट 4 है वो है रेगुलेशन। जो रेगुलेशन है वो क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रैटेजीज़ को, जो डिफरेंशियल जीन एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, दैट आर यूज टू जनरेट कॉम्प्लेक्सिटी विद इन जीनोम्स, जो कि जीनोम्स के अंदर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि एम्ब्रोयोजेनेसिस हो गया, डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इवोल्यूशन हो गया। फिर पार्ट 5 में हम फाइनली पढ़ते हैं जो लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, या बायो इन्फॉर्मेटिक अप्रोच है, या मॉडल सिस्टम है जो कॉमनली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। सो नाउ वी हैव गिवन द समरी. The summary is that the discovery of DNA is the genetic material can be traced to experiment performed by Griffith. तो जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे हमें ये पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो डिस्कवरी हुई है वो कैसे हुई है, और डिस्कवरी होने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो ये हुआ था जो नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, उससे हमने किया था। उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, एम कार्टरे, एवरी और मैकलियोडो, उन्होंने सबसीक्वेंटली ये बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो डीएनए ही है। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ हुई जिसमें डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हुआ। ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो हर्शे और चेज़ ने किया था, जो कि रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज का था। उसके बाद चारगाफ रूल दिया। फिर चारगाफ रूल क्या था कि जो एडेनिन प्लस थाइमीन है वो गुआनिन और साइटोसिन के रेशियो जो होते हैं वो, सॉरी, एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमीन, इनका जो रेशियो होता है ये सेम होता है। चारगाफ रूल था। उसके बाद फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे मॉडल दिया था। वॉटसन एंड क्रीक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया डीएनए का। फिर ये जो मॉडल था इसमें क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो थी वो ट्विस्टेड थी डबल हेलिक्स में। ये जो डबल हेलिक्स है ये हेल्ड एक साथ किस हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड थे। जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन के साथ होता है, और जो गुआनिन है वो साइटोसाइन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अब जो एग्जिस्टिंग जो बेस पेयर है वो न्यूक्लियोटाइड की जो 2 चेन्स हैं उनके साथ आइडेंटिकल नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये जो रिलेशन है ये मैकेनिज्म जो है ये रेप्लिकेशन है डीएनए का, विच ईच स्ट्रैंड सर्व्स एज टेम्पलेट डीएनए, और ये टेम्पलेट डीएनए की तरह सर्व करता है। और जिसको प्रूफ हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है मिचेल्सन और स्टाल में, उसमें जो 2 स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से। उसके बाद जो कॉर्नवेयर है उन्होंने डिस्कवर किया था एंजाइम को, जो कि क्या कर रहा था, सिंगल जो स्ट्रैंडेड डीएनए उसको सिंथेसाइज कर रहा था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल डोग्मा आया जिससे हमें ये पता चला कि जो डीएनए है उससे आरएनए में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, और फिर आरएनए से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है जिससे प्रोटीन बन रहा है। तो हमें ये पता था कि जो डीएनए वो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को, फिर एमआरएनए प्रोटीन को, और ये जो ट्रांसलेशन है इसमें एमआरएनए को एक आरएनए एडाप्टर की ज़रूरत होती है जिसका नाम टीआरएनए है। उसके बाद जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होते हैं जो टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं, 64 कोडोन्स होते हैं, दैट्स 4x4x4, और जिसमें से 61 जो थे वो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के, और जो 3 हैं वो चेन टर्मिनेशन का काम कर रहे हैं और स्टॉप कोडोन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये जो नॉलेज थी हमारे पास जेनेटिक कोड की वो हमें प्रिडिक्ट कर सकती थी प्रोटीन कोड को डीएनए सीक्वेंस में। उसके बाद ये जो डीएनए है इसका सीक्वेंस जो मेथड है, न्यू एरे ऑफ जीनोमिक्स, ये आ गया। और ये क्या है, ये डिटरमाइन हुआ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो हमारा सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वीक केमिकल इंटरैक्शंस।